नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज बात होगी मुसलमानों की। क्योंकि बिहार में चुनाव है भाई, और चुनाव में मुस्लिम वोट हर कोई खोजता है और मुस्लिम वोट खोजने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाते हैं। लेकिन इस बार तो बिहार में खेल ही अलग है। अब कुछ पार्टियों ने एकदम साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम वोट के भरोसे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनमें से एक नीतीश कुमार भी। पिछली बार 11 उम्मीदवार उतारने वाले नीतीश कुमार इस बार केवल 4 उम्मीदवार उतारते हैं बिहार के चुनाव में। है ना? मजेदार खबर। और इसमें भी सबसे अच्छा एंगल क्या है, अगर इस पूरे प्रचार को आप देखेंगे, अभी उम्मीदवारों के ऐलान के पहले के प्रचार को देखेंगे या उससे पहले के कुछ समय को देखेंगे, तो आपको एक वाकया नजर आएगा रमजान का। उस दौरान नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां उनको टोपी पहनाई जाती है, मुस्लिम धर्म का जो प्रतीक है, और नीतीश कुमार उस टोपी को पहनने से इनकार कर देते हैं। ऐसा 2020 के पहले के किसी चुनाव में कभी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार इफ्तार करते थे और नीतीश कुमार वो टोपी पहनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने टोपी नहीं पहनी। और टोपी नहीं पहनी तो 11 से उम्मीदवार घटा के 4 भी कर दी। एनडीए में कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, ये भी बताएंगे। कौन सा ऐसा दल है जिसने मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगा दी है, ये भी बताएंगे। और लालू यादव उस ओसामा के पास क्यों पहुंच गए जिसके पिता से बिहार थर थर कांपता था? क्या वो मुस्लिम राजनीति का एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इन सब बातों में के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ शालिनी है। पहले ये जान लेते हैं कि इस चुनाव में बिहार के किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। शालिनी। जी, बिल्कुल बिहार इलेक्शन की बिसात जो है वो बिछ चुकी है। लगभग एनडीए ने तो फाइनल कर दिया उनके कितने उम्मीदवार हैं, क्या है, लेकिन महागठबंधन ने नहीं किया है। अगर हम पार्टी वाइज़ बात करें कि कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं पार्टियों ने, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 21 उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम उतारे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये हैरान नहीं करता है कि जो कह रहा था अब तक कि उसे धर्म और जात की राजनीति नहीं करनी है, वो 21 उम्मीदवार मुस्लिम उतारता है। बिल्कुल। तो ये पूरा चुनाव पलट नहीं रहा है, ये संदेश गलत नहीं जाएगा प्रशांत किशोर के की ओर मुझे से? लग रहा है कि ये एक कहीं न कहीं उन्होंने पीछे से एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है कि बोला कुछ और है और कर कुछ और दिया है। और बाकी पार्टियों ने जो नहीं किया, जिन्हों को मुस्लिम वोटर्स कम उतारे हैं, तो उनका भी उन्होंने पूरा कर दिया। लो भाई मैं ही पूरा कर देता हूँ। तो प्रशांत किशोर अच्छा खेल गए हैं। 21 उम्मीदवार अपने आप में बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम और बड़ी पार्टियों की बात करें तो आरजेडी का अभी साफ नहीं हुआ है कि वो कितने हैं। कांग्रेस का 1 उम्मीदवार उतरा है, जो आप शकील अहमद जो हैं वो हैं। इसके साथ ही एचएम और यानी कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है, उन्होंने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा है, और उन्होंने 2020 में भी एक भी नहीं उतारा था। और बीजेपी ने भी एक भी नहीं उतारा है। बीजेपी ने भी 2020 में एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं उतारा था। सेम पाथ पे वो चल रहे हैं। बीजेपी का ये कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की जो छवि है, उसी पे वो चल रहे हैं। अगर मैं जेडीयू की बात करूँ, नीतीश कुमार की पार्टी की, तो उन्होंने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में उन्होंने 11 उम्मीदवार उतारे, जैसा कि आपने साझा किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और एलजेपी की यानी कि चिराग की पार्टी ने एक मुसलमान उम्मीदवार उतारा है अपनी तरफ से। और उसके बाद अगर एक पार्टी जो एआईएम मतलब असदुद्दीन ओवैसी की है, उसमें ज्यादातर मुस्लिम ही उतारेंगे, तो वो भी बहुत मायने रखते हैं इस चुनाव में, क्योंकि लगातार वो आरजेडी से संपर्क कर रहे थे कि भाई अपने साथ ले लो, लेकिन नहीं हुआ वो चीज। मायावती जी, केजरीवाल जी, चंद्रशेखर, इनकी कोई जानकारी मिली है हमें? इनकी कोई जानकारी है सच सामने नहीं आई है। मुझे लग रहा है इनके कोई अभी लिस्ट सामने नहीं आई उस तरीके से, लेकिन नाम शायद साफ नहीं हुए हैं, बड़े नाम नहीं होंगे इसलिए। और ये कहीं ना कहीं उस तरीके से उतना एक्टिव होके वो पार्टी नहीं सामने आई है। ये बड़ी पार्टियां जो थी, जिनकी डिटेल मैंने आपके साथ साझा की है, तो मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से जन स्वराज पार्टी ने इसमें बड़ी बाजी मारी है, छक्का मार दिया है। तो जन स्वराज ने छक्का मार दिया है। बाकी केजरीवाल जी, चंद्रशेखर, मायावती, ये भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहां पे अगर मुस्लिम सीट है और 2-3 उम्मीदवार उतर गए तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो फायदा किसको होता है पता है। लेकिन एनडीए ने एक संदेश साफ दे दिया है कि भैया मुस्लिम वोट के भरोसे नहीं चलना है। 80 और 20 की लड़ाई है। इसे कुछ लोग 73-27 बोलते हैं, 75-25 बोलते हैं, लेकिन ये लड़ाई यही है कि हमें चाहिए केवल एक तरफा वोट। आप उनको एक तरफ बटोर के ले जाओ। तो नीतीश कुमार ने भी पहली बार, आपको अगर याद हो तो 2002 के गुजरात दंगों के बाद
नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत मुखर होके बोला, बहुत कुछ बोला और वो संबंध काफी दिनों तक खराब भी रहे। अब तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के पैर भी छूते हैं जाके सार्वजनिक मंच पर। तो चीजें बहुत बदल गई और उस बदलाव का उसी बदलाव की एक झलकी दिखी कि नीतीश कुमार जो मुस्लिम वोट पर भरोसा करते थे, जिनकी पार्टी में मुसलमान नेता हैं, उन्होंने केवल 4 उम्मीदवार उतारे। वो जानते हैं कि इस बार की राजनीति, इस बार की लड़ाई अलग होनी है और उस लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार कर रखा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मुस्लिम वोट बिहार में कितने मायने रखते हैं, कितने फीसदी बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, किन किन सीटों पर उनका असर है, फिर समझिए इस पूरे खेल को। तो मेरे साथ आरुषि हैं। आरुषि, आपने कुछ जानकारी निकाली है कि मुसलमान वोट कहाँ कितना इम्पैक्ट डालते हैं, कौन मुस्लिम नेता बड़े हैं? जी सर, मैंने जो अभी तक जानकारी निकाली है, बिहार में लगभग 18% जो है मुस्लिम वोट है और कुछ सीमांचल के इलाके हैं जैसे कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, यहाँ पे ना मुस्लिम वोट जो है इम्पैक्ट करता है। और एक बार देखा 2020 में जो है अज़दुद्दीन ओवैसी यहाँ से शायद 5 सीटें जीते भी थे और जिससे क्षेत्र का मुकाबला जो है और भी ज़्यादा तेज हो गया। और वैसे तो अब देखा जाए तो मुस्लिम वोट जो है एक अनुमान है, ये कह नहीं सकते हैं, पर देखा जाए तो आरजेडी है महागठबंधन की ओर ज़्यादा जाता है। जैसे 70-80 जो प्रतिशत मुसलमान पिछले चुनावों से महागठबंधन को वोट दे रहे थे। एनडीए के समर्थन में जो मुस्लिम वोटरों की संख्या है वो बहुत ही कम आंकी गई है। एक सर्वे कहता है कि 5% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एनडीए की तरफ झुकाव रखते हैं। तो वैसे मुस्लिम वोट कहीं भी हो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और जो सीमांचल इलाके हैं वहां देखा जा रहा है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा देखा जाता है कि मुस्लिम जीतते हैं। वहां पे जो विधायक बने हैं मुस्लिम, वहां मुसलमानों के पास हाँ, ताकत है जीत जीत और हार तय करने की। तो समझे आप खेल, सीमांचल बोलते हैं उस इलाके को और ओवैसी फैक्टर वहां पे बहुत बड़ा था। अब इस चुनाव में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन ओवैसी विधायक जिताते हैं और तेजस्वी उनको तोड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तो ये भी एक अलग खेल है। अब इन सारे खेलों में जो नीतीश कुमार ने पहली बार एक खेल खेला है, जो संदेश देने की कोशिश की है चुनाव से पहले और चुनाव में टिकट के बंटवारे तक, क्या वो क्लिक करेगी? क्या नीतीश कुमार की रणनीति, उनकी बीजेपी के साथ दिखने की रणनीति कारगर है? उनकी राजनीति को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर भेजिए।